स्वागत है मित्रों हमारी YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इसमें से जितना सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, वो सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक ना। तो देखो, ये चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इसमें वस्तुनिष्ठ सवाल लेकर आए हैं, है ना। तो देखना और बताना और देखते रहना, समझ गया कितना तुमको याद है या फिर नहीं याद है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सवाल मेरे पास है कि भारत कब गणतंत्र हुआ, है ना। भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1930, है ना। और 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर हुआ था उसमें, हाँ 26 नवंबर 1949 में अति हुआ था ना, बनकर तैयार हुआ था। और अगर पूरी, हाँ चलो अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देते हैं। मूल अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा मूल कर्तव्य और चौथा राज्य के निदेशक तत्व। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? प्रस्तावना। इसका सही आंसर प्रस्तावना। हाँ चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये 2020 में पूछा गया है ना। तो देखो कब कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, मौलाना आजाद, नहीं, BN राव, नहीं, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? यह 2015 में सवाल पूछा गया है। असम को काटकर कौन बना था? मेघालय नहीं, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही कौन होगा? नागालैंड। नागालैंड बना था राज्य, समझ गया? कोई दिक्कत? अगला सवाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ये 1956, 1966, 1980, 1960। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1960। अगला सवाल, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? पुनर्गठन का, जैसे देखो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था या फिर आधार क्या था? आधार क्या था? तो धर्म का आधार था? नहीं। भाषा के आधार था? हाँ ये क्या था? भाषा के आधार था। आगे ऑप्शन दिया रहेगा, संस्कृति की पहचान, भौगोलिक विशेषता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। यह 7 कहता है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर था। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ये है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी CR दास, ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल। सी में देखो ये बी था, ये सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोखले है, ऑप्शन बी लियाकत अली, है ना। और ऑप्शन नंबर सी में A.O. हयूम और ऑप्शन नंबर डी में S.N. बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A.O. हयूम, ठीक है। चलो अगला सवाल, और संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1975, 1976, 1977, 1971। कब जोड़ा गया? 1976। ये सब तुम लोग भी बोलेगे तो जानता है, ज्यादातर याद होते चले जाएगा, समझ गए? सब बोलना, जिसको जी याद होगा उसको बोलते चले जाना, ठीक ना। वो आ जाएगा याद, यही हो जाएगा। आगे अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? देखो, भारतीय संविधान को कब
लागू किया गया। देखो तो 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1951 और 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यह आपका सवाल पूछा है बाबू 2011 में, 14 में और 17 में। ऐसा बहुत सारा सवाल होगा जो हमेशा पूछते आता चला होगा, ठीक ना। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है उसको 2 बार 3 बार इसको देखित रहना, ठीक ना, एग्जाम तक। उसके बाद फिर भूल जाना, काहे कि एग्जाम में तुमको काम देने वाला है। इसकी देखो यहाँ था इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी है ना, सोनिया गांधी, एनी बेसेंट और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कौन एक न्याय का प्रकार है? देखो आगे ये में कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से सभी। कौन एक न्याय का प्रकार है? तो देखो बाबू, कानूनी न्याय भी एक प्रकार का न्याय है, आगे आर्थिक न्याय भी है और राजनीतिक न्याय भी। समझ गया? तो ये तीनों होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सबके याद है ना? ऑप्शन इसमें दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। समझ गए? चलो देखो इसको आगे। अगला सवाल 14, भारत ने 1946 को अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर। कैबिनेट मिशन। ऑब्जेक्टिव में हम सब लिखवा भी दिए थे, ठीक ना। चलो अगला सवाल है और 15, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये 2015 में सवाल पूछा है बाबू, ठीक है। कौन थे? तो देखो सुचेता कृपलानी नहीं, के एम मुंशी नहीं, अबुल कलाम आजाद हाँ। इसका ये कौची हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाबू, अबुल कलाम आजाद। समझ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी आर दास, सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17 बोलता है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? मतलब भारतीय न्यायपालिका का सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा है? बताओ, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं ना जी। ऑप्शन में दिया है तुमको जिला, ये 2021 में सवाल पूछा है बाबू। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक ना। आगे सवाल देखेंगे हम 18। देखो बाबू 18 नंबर सवाल देखो इधर। 18 17 तक हुआ था ना। देखो 18 का सवाल 1972 में भारत के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? ठीक है, 1872 में भारत के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शिमला समझौता, ऑप्शन बी लाहौर समझौता, ऑप्शन सी कराची समझौता और ऑप्शन डी नई दिल्ली समझौता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। ठीक है, आगे अगला सवाल है कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? यह बाबू 2018 में सवाल पूछा है। कब में पूछा? 2018। इसका आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन दिया है 2017 में समाप्त कर दिया गया था, है ना। 2018, 2019 और 2020। इसका राइट आंसर बताओ। 2019। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 में मार्च 2022 में किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? किन 2 राज्यों ने सीमा विवाद का क्या किया था? समझौता किया था। ऑप्शन नंबर ए मेघालय एवं असम, ऑप्शन नंबर बी असम एवं मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम एवं नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होता है? मेघालय एवं असम। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, संविधान ने
किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने, ये सवाल 2016 और 2018 में पूछा गया बाबू, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू और ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हिंदी, ठीक है। चलो आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल कितने रियासतें थी? समझ गया, कितने रियासतें थी? 500, 510, 525 और फिर 565। समझ गया। देखो जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो कमेंट करके बताएगा इसका आंसर क्या होगा। अब तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? 565, ठीक है। देखो अगला सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम, सबसे आसान सवाल है ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, पंडित नेहरू और VR अम्बेडकर। समझ गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला सवाल, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखो ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अगला सवाल, देखो संविधान में 42वें संशोधन कब पारित किया गया? देखो 1971, 76, 77, 78। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1976, ठीक है। शिमला समझौता पर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। इंदिरा गांधी हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी, देखो गांधी जी के बारे में हम एक बार बताए भी थे, गांधी आंदोलन या फिर गांधी युग। समझ गए, पूरा चीज को देख लेना, उससे भी सवाल पूछता है, ठीक है। देखो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 2019 में। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। सही है ना। चलो देखो बाबू आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति का काम ही होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो राज्यसभा जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा का भी एक उप स्पीकर बना दिया जाता है। समझ गया। तो लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में वही आदमी बन सकता है, जैसे 545 आदमी चुनाव के जाता है तो उन्हीं लोग में से कोई एगो के बना दिया जाता है स्पीकर। लेकिन ये राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा में वह वाला सदस्य की संख्या को उसमें से नहीं बल्कि अलग से बना दिया जाता है। वो अलग से कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। समझ गया, कौन होते हैं बताओ? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? बोलो। उपराष्ट्रपति। समझ गया। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए या फिर प्रभार मतलब उपराष्ट्रपति को दे दिए, तब एक वाव राज्यसभा का एक सदस्य होता है, दो गो बनता है, एक सभापति बनता है और एक उप सभापति बनता है। तो एगो ये जो उपराष्ट्रपति होता है उस सभापति बनते हैं, और एक वाव अगर नहीं रहे तो उनका सदस्य का सभा कौन बुलाएगा? उप सभापति। दो गो होता है, ठीक ना। राज्यसभा और देखो सभापति और एक उप सभापति। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और जो उप सभापति होता है वो वही राज्यसभा के कोई ना कोई सदस्य को चुन लिया जाता है। अगला सवाल, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? बोलो। 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। सिक्किम क्या था? एक देश था। समझ गए ना। तो धीरे धीरे करके देखता है भारत का मैप में इतना ऐसे करके दर्शा दिया जाता है, रहता है ना वहाँ। समझ गया। तो सिक्किम धीरे धीरे करके उनको अपने राज्य में कोची मिला दिया गया है ना। इसके बारे में एक बार और हम बताए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय 1885। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। अगला सवाल, राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। इसका सच देखो बाबू, बहुत बार पूछा है, 12 में भी, 13 में भी और फिर 19 में भी, ठीक ना। 1953 इसका हो जाएगा। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। यहाँ तक कोई दिक्कत
यहाँ तक जितना हो सकता है उसको बार बार रिपीट करो, समझ गया। आराम से पढ़ते रहेगा, ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो, ठीक ना। लिखते हैं अभी। देखो बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव उतना सारा कर लिए थे, लगभग 30-31 को सवाल था ना उसमें, 32 कितना सवाल था, 32। अब लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक ना। पूरे अच्छे तरीका से अगर मेहनत करेगा तो 100% पूरा अच्छा नंबर आ जाएगा, समझ गया। और नहीं करेगा तो फिर तो बाप तो तोहर ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो बाबू, हम सवाल लेकर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से लघु उत्तरीय प्रश्न है बाबू, समझ गया। 10 गो है वो देखना। ए लड़का देखो इधर, देखो इधर, भाषा नीति क्या है, ठीक ना। भाषा नीति क्या है, भाषा नीति क्या है ना, इसको बता सकते हैं भाषा नीति क्या है। तो देखो, जिस नीति पर सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, ठीक है, जिस नीति पर सभी भाषाओं को सम्मान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा नीति कहते हैं। बाबू यही याद कर लेना, ठीक ना। तो नहीं सोचेगा ना घर जाके याद कर लेंगे तो वो घर ही रह जाएगा, ठीक ना। उस चीज को देखो, आराम से याद करने याद हो जाएगा। जब तक एक सवाल याद नहीं होता है आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, समझ गया। तो ऐसे करेगा तो ज्यादातर याद हो जाएगा, समझ रहा बात को। देखो, भाषा नीति, जिस नीति के तहत, जिस नीति पर सभी भाषाओं का क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, समझ गया। और 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, समझ गया बात के। चलो अगला जो सवाल था, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। अगला सवाल क्या पूछता है, बोलो। बोलता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, दोनों एक ही होता है, ठीक ना। देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाया गया था, ये समझ गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली जिन्ना, समझ गया। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया था वो, कि भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटना था, एगो हिंदू के आधार पर और एगो मुस्लिम के आधार पर, इस तरीका से बनाना था, समझ गया। तो तू लोग देखेगा कि भारत जो है, भारत हिंदू के आधार पर भारत बना और मुस्लिम के आधार पर मुस्लिम बना, पाकिस्तान वाला, इस तरीका से भारत का जो विभाजन हुआ एक धर्म के आधार पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने बनाया था, किसने तैयार किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था, तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया था कि धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटना चाहिए, हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान, हाँ, और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कोई दिक्कत, समझ गया। फिर से देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा तैयार किया गया था, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार धर्म के आधार पर 2 भागों में कुछ करना था, बांटना था। और हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर कोची के बना, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देखो, हम तुमको बताएं कि देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। एक होता था राष्ट्रवाद, तू लोग पढ़ा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10th में, समझ गया। राष्ट्रवाद, इटली एकीकरण, इस तरीके से पढ़ा था ना, जर्मनी का एकीकरण ऐसे, है ना। चलो देखो, इसमें है राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। कोई दिक्कत है, नहीं। अरे दिक्कत है जी। चलो देखो इधर आगे, इसको कहेंगे सीधे कि सभी लोग एक दूसरे से अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं। हाँ सही कह रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहा है तुम। देखो आगे, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। देखो, विविधता से एकता से, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, इतना सारा जो चीज है इसमें से कोई दिक्कत है, हैं? इसको पूरा थोड़ा सा कह रहे हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ना, हाँ, तो इसमें कौन मुस्लिम के ना अली जिन्ना ने कराए थे ना, कि दोनों देश के कराए थे। सपोर्ट था उन लोग का, समझ गया।
मुस्लिम तरफ का, लेकिन वो कहे थे कि धर्म के आधार पर दो को बांटेंगे, समझ गया, एगो मुस्लिम धर्म के आधार पर और एगो हिंदू धर्म के आधार पर। तो मुस्लिम धर्म के आधार पर पूरा पाकिस्तान में चला गया, समझ गया, और इथी वाला जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म कहाँ आ गया, भारत में आ गया। इस तरीका से दो को बट गया, समझा। ए बाबू देखो इधर, नहीं तो एक थप मारेंगे ना कि बहुर आ जाएगी। देखो इधर, देखो विविधता में जानता है, पूरी अच्छी तरीका से तुम लोग पढ़ो, जितना अच्छा से पढ़ेगा उतना अच्छा ठीक हो जाएगा, समझ गया। अभी से तू लोग के पास पूरा समय बचा हुआ है, अगर अभी तू लोग चाहेगा तो अपने माँ बाप का पूरा नाम रोशन कर सकता है, पूरा, अगर अच्छा से पढ़ेगा तब। और नहीं पढ़ेगा तो देखता है उतना दूर तक उतना मेहनत कर करके इतना अथी किया है, तुमको भेजता, कितना मुश्किल से पैसा वगैरह दे रहा होगा, उस चीज को समझो और पूरा अच्छा से पढ़ो। यहाँ आएगा तो इधर कैसे थोड़ी हो जाता है, ठीक है। देखो अच्छा से पूरा पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक ना, नहीं तो फिर डंडा से दे देंगे। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विविधता से एकता में, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो देखो भारत में अलग अलग धर्म, भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। देखो ये क्या है ना कि जो विविधता में एकता क्या है कि भारत में अलग अलग धर्म हो गया, जाति हो गया, ये सब हो गया, समझ गया, ये सब संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, सब एक तरह आपस में जाके हम लोग मिल कर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, समझ गया। हम लोग ज्यादा इस तरीका से भेद करते हैं, वो बोला तू जाति है तो तोरा से बोल बुआ का, तू वाला भाषा बोला हम ना बोल बुआ, ऐसा कोई भी बात नहीं ना, समझ गया बात के। ये होता है विविधता में एकता, समझ गया। विविधता में एकता अगर कोई पूछेगा तो कौन बताएगा कि भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग आपस में जो मिलजुल कर रहते हैं वही क्या कहलाता है, विविधता में एकता। आ गया समझ में। चलो अगला सवाल, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो सभी धर्म के लोगों को एक समान मानना, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। हाँ, ये धर्मनिरपेक्षता क्या होता है कि सभी धर्मों को एक समान मानना, ये नहीं कि वो धर्म है तो उसको हम ही करेंगे, तो उसको नहीं मानेंगे तो हम अपन धर्म को मानेंगे, समझ गए। धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सभी धर्म को, कोई दूसरा धर्म भी मान रहा है, समझ गया, तो उसको हम लोग बुरा नहीं मैं कहेंगे या फिर भेदभाव नहीं करेंगे, तुम वो धर्म मान रहा है तो हम ही वाला कहेंगे, समझ गया बात के। दिक्कत है जी बाबू। देखो सभी धर्मों के लोगों को एक समान मानना और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना धर्म निरपेक्षता कहलाता है। चलो अगला सवाल आगे है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना, यह कहलाता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता देखो ऊपरे हम लिखवा धर्म निरपेक्षता और नीचे लिखा है सांप्रदायिकता। तो धर्म निरपेक्षता में क्या होता है कि सभी धर्मों को समान मानना, कोई भी धर्म के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। और इसमें सांप्रदायिकता में इसमें क्या है कि अपने धर्म से मतलब प्यार करना या फिर प्रेम करना, समझ गई बात के। चलो और दूसरे धर्म से क्या करना बोलो, नफरत करना, ये क्या कहलाता है ज्यादातर, हाँ सांप्रदायिकता कहलाता है। यहाँ तक कोई बोलो इतना में नंबर 2 नंबर दे देगा। हाँ आप पूछ, मैंने इसको जोड़ जाड़ के अपने से लिख नहीं, देखो अरे जितना तुमसे सवाल पूछ रहा उतना तुम लिखो, और इतना लिख देगा तो कहीं नहीं नंबर देगा। सांप्रदायिकता पूछेगा तो ज्यादा पूछेगा तब ना हम ज्यादा बताएंगे सांप्रदायिकता क्या है। जब इतना ही में क्लियर हो गया, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता, दे देगा, कहीं नहीं देगा, समझ रहे बात के। चलो देखो अगला सवाल, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र याद हो रहा है जी, आई जी, इसको देखो। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। जैसे देखो हम लोग के जो भारत में है ना, भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग जो चुनाव करते हैं वो चुनाव कैसे करते हैं, हम लोग प्रतिनिधि के माध्यम से, समझ गया। हमने किसी चीज को अगर बताना रहता है तो हम लोग पहले अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसके बाद बनाते हैं ना। प्रधानमंत्री बनाना रहता है तो पहले अपने क्षेत्र को, संसद को बनाएंगे, समझ गए। और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाना रहता है तो विधायक, हम लोग के जो भी शिकायत होगा
है ना, वो चीज कहाँ देंगे, विधायक को बोलेंगे, विधायक जाके वहाँ विधान परिषद विधानसभा में हम लोग के अति करेंगे, समझ गया। तो इस तरीका से होता है, हम लोग एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और हम लोग एक प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनते हैं, हम लोग के माध्यम से नहीं है प्रधानमंत्री से बन जाते हैं, समझ रहे बात के। और भारत में जैसे स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं है प्रजातंत्र प्रत्यक्ष सीधा, याद रखना, वैसा प्रजातंत्र या फिर वैसा तंत्र जिसमें जनता सीधे क्या करती है, सरकार को चुनती है, ये एरिया स्विट्जरलैंड। कोई दिक्कत है तो बोलो। और भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक आए? चलो अगला सवाल आगे है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक ना। तो देख बाबू, राजतंत्र में वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत समझ रहा है, मैंने किसी राज्य का सदस्य या सदस्य, हाँ ओकर बेटा त बेटा त बेटा त बेटा त बेटा आवित रहेगा, ओकरे वंशवा आगे बढ़ित रहेगा, समझ गया। हाँ वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। जैसे अगर कोई राजा बन गया, पहले के होता था, लेकिन अब वंशानुगत नहीं है। अब कहाँ है बताओ, अब राजतंत्र थोड़ी ना है, समझ गया। अब लोकतंत्र आ गया, समझ गया। हम लोग अपने जो भी अपने शासन मतलब हम अपने माध्यम से सरकार को चुनते हैं, नहीं समझा, अपने माध्यम से सरकार को चुनते हैं। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता था, वैसा पहले होता था कि जिसमें सरकार जो है ना, वो वंशानुगत बनाया जाता था। जो राजा भी होता था, जैसे राजा का मृत्यु हो गया, समझ गया, बहुत सारा तो लोग देखा होगा कि अपन जैसे बेटवा के मार देता था, समझ गया, अजात शत्रु अपन बाप के मार दिया, आपने काहे लगी तो राजगद्दी लगी, समझ रहा बात के। तो वो ये जानता था। लेकिन अब कोई अपन बाप के मार के तनी बोलो तो कि हम बन जाएंगे ये वाला चीज, अब वैसा नहीं है, नहीं तो बन सकता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसके हकदार होंगे वही बनेंगे। ये होता है राजतंत्र। राजतंत्र वंशानुगत होता था। कोई की दिक्कत है बाबू? अब देखो, गणतंत्र होता है वैसा शासन जिसमें जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है, समझ गया। जैसे हम लोग गणतंत्रात्मक देश में रहते हैं ना, हम लोग अपने जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, मुखिया से लेके प्रधानमंत्री तक जनता के द्वारा चुना जाता है कि जनता के वोटों के द्वारा चुना जाता है? तो वही ना हुआ, जनता के वोट का होता है तो जनता, तो वही ना हुआ, समझ गया। जनता हम लोग के द्वारा ही नहीं चुना जाता है, तो हम लोग करेंगे तो हम लोग मत देंगे, समझ गया बात के। तो हाँ, राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होता है बताएंगे, ठीक ना। देखो इधर, पैतृक का अर्थ क्या होता है? देखो बाबू सुनो, गणतंत्र, देखो गणतंत्र वैसा शासन, सब बताएंगे, सबका नियुक्तियां देखो, सुनो देखो, जितना जो है ना सारा चीज का नियुक्तियां, प्रधानमंत्री का नियुक्ति, राष्ट्रपति का नियुक्ति। अब इसमें ज्यादा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, तो वीडियो ही बन रहा है ना। तो देखो इसमें क्या होगा ना कि उस सब जितना नियुक्तियां होगा एक तरफ अलगे होंगे, नियुक्तियां सबको ले लेंगे, मुखिया से लेके एक तरफ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबको ले लेंगे। किस तरीका से कैसे कैसे होता है, कितना सैलरियां होती हैं, है ना, वो सारा चीज बताएंगे। अभी बस इतना देखो, हम बताएंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। देखो इधर, देखो, राजतंत्र वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, और गणतंत्र वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, समझ गया। वो क्या होता है बोलो, गणतंत्र। इसका एग्जांपल में भारत भी हो जाएगा, है ना। आगे, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर एक संक्षिप्त में लिखना है, छोटा सा लिखना है, समझ गया। अगर सवाल में तुमको पूछ दे तो यहू लिख सकता है, एकदम आंसर तुमको 2 नंबर के पूछ देगा। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कितना 1956 में पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, समझ गया बात के। देखो 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला जो सवाल है, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, कैसे बाबू? देखो, मन ना लग रहा है काजी देखे में, देखो इधर चुपचाप। तुम लोग के एकदम अंतिम, देखो तुम लोग का एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक आ गया है ना बाबू कि अगर अभी मेहनत नहीं ना करेगा तो हो सकता है आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ गया। कैसे है कि तू रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, समझ गया। ये चीज होता है, समझ गया। अच्छा से अगर करेगा तो तुम लोग पूरा अच्छा से, अभी तुमको दुख लगेगा और हर एक चीज जो अच्छा होता है तुमको तकलीफ देके जाएगा। अच्छा से करेगा तो तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ गया बात को। जरा सा अपने आप को धैर्य रखो, है ना। देखो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो फिर देखना तेरे अंदर कितना खुशी होगा, समझ गया। तुम खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकता, ओकरा से ज्यादा तुमको माँ बाप कितना ज्यादा खुशी होगा। तुम बताओ, उसके अनुकूल में बोलेगा कि बताओ मेरी बेटी या फिर जो मेरा बेटा इतना नंबर ला दिया, समझ गया। तो तुम लोग अच्छा से करेगा तब ना, नहीं करेगा तो फिर कहाँ से लाएगा बाबू, समझ गया।
माँ बाप को पूरा दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा होता है। एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज्यादा होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। अपने माँ बाप को पूरा अच्छा से नाम रोशन करो। देखो अंतिम सवाल क्या है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, कैसे? देखो बाबू, राजा हरि सिंह के बारे में हम बताए थे, बताए थे हाँ। राजा हरि सिंह। तो देखो बाबू, जम्मू कश्मीर एक आओ बताएंगे, अगला बार में एक बार आओ बताएंगे 370 ए कौची लगल था, कैसे लगल था, फिर से एक बार में बताएंगे। अभी जरा सा जितना पूछ रहा उतना लिखो। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर कौन किया था? हस्ताक्षर। मतलब भारत मिलाने के लिए कौन कर दिया गया था? हस्ताक्षर कर दिया था। इसीलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुमसे सवाल पूछ सकता है कि भारत का जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे? सीधे बता देना कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, है ना, पहले राजा थे वहां के। कौन राजा थे बोलो? हरि सिंह। और उन हरि सिंह थे तो वो विलय पत्र पर कौन कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। समझ गया? इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत का क्या माना जाता है? अभिन्न अंग माना जाता है। कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही। समझ गया? जय हिंद जय भारत। जय हिंद करते हैं, ठीक है। पूरा सवाल क्या करना है याद करके लेके आना है, ठीक ना? चलो बस। चलो।